बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूअर्स, आप सब ठीक हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और दी अकाउंटेंट्स प्लेटफॉर्म की तरफ से जो है वो आज आपके लिए एक नई वीडियो हम लेके आए हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सेल टैक्स एक्ट 1990 के ऊपर है। और ओवरव्यू भी देंगे सेल टैक्स एक्ट 1990 को। हम आपको ये भी बताएंगे कि उसमें जो है नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ़ सेक्शंस कितने हैं और हर सेक्शन जो है वो किस टॉपिक को डील करता है। इसके अलावा सेल टैक्स एक्ट 1990 जो है उसकी कितने स्केड्यूल्स हैं और हर स्केड्यूल जो है वो कौन सी पीसीटी कोड्स या कौन सी आइटम्स को डील करता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो पे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले सेल टैक्स एक्ट 1990 का हम ओवरव्यू देख लेते हैं। सेल टैक्स एक्ट 1990 जो है वो सबसे पहले जो बना था 1948 में। और तब इसका नाम जो है इसका नाम था जनरल सेल टैक्स एक्ट 1948, और ये एक फेडरल टैक्स के तौर पे जो है वो नमूदार हुआ था। बाद में जाके जो है सेल टैक्स एक्ट 1948 जो है इसको रिपील किया गया और इसको सेल टैक्स एक्ट 1951 के साथ जो है वो प्रोमलगेट किया गया। उस टाइम जो है वो सेल टैक्स जो है वो इम्पोज था लोकली प्रोड्यूस गुड्स पे। और जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही थी सिर्फ उन चीज़ों पे था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत को भी महसूस किया गया कि अब इसमें और बहुत सारी प्रोविजन जो है वो आनी चाहिए। और इस वजह से जो है वो फिर फाइनेंस एक्ट 1990 में जो है वो मेजर चेंजेस की गई और बहुत सारी जो है वो प्रोविजंस इसमें डाली गई। सेल टैक्स एक्ट 1951 को अगेन जो है वो रिपील करके सेल टैक्स एक्ट 1990 को जो है वो लागू किया गया। और 1 नवंबर 1990 से जो है वो जो अभी करंट हमारा सेल टैक्स एक्ट 1990 है वो इफेक्टिव है। थ्रू सेल टैक्स एक्ट 1990 जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो सेल टैक्स लगाए इंपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट्स पे, जो लोकल सेल्स हैं उस पे, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह कंजम्पशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स पे। तो जहाँ भी सेल की बात होगी गुड्स की, या जहाँ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी, वहाँ पे जो है आपका सेल टैक्स लागू हो। स्लाइड पे हम चलते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेल टैक्स एक्ट जो है उसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं। करंटली जो है हमारे पास टोटल मिला के 10 चैप्टर्स हैं सेल टैक्स एक्ट के। और उसके अगेंस्ट जो है वो हर चैप्टर के अगेंस्ट अगर आपको नज़र आ रहा है तो वहाँ पे आपके पास सेक्शंस आ रहे हैं। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की तो वहाँ पे जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो 1 से लेके 2 तक है। और उसका टाइटल जो है वो प्रिलिमिनरी है। उसमें सेल टैक्स एक्ट की पावर्स का, फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स का जिक्र है। और इसी तरह जो है वो कब प्रोमलगेट हुआ उसका जिक्र आ रहा है। इसी तरह आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो 3 से लेके 13 सेक्शन तक इसको डील करता है। और जो वहाँ का टाइटल है वो स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स है। स्कोप क्या होगा, इसका मतलब ये है कि कौन कौन सी चीज़ों पे टैक्स लगेगा और उसकी जो है रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। तो जनरली पाकिस्तान में आप सबको होगा इसका आइडिया कि नॉर्मली जो है 17% जो है वो एक स्टैंडर्ड रेट है जीएसटी का। और इसी तरह आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो 14 से लेके 21 सेक्शन तक उसको डील कर रहा है। और आपका जो टाइटल है वो है रजिस्ट्रेशन, कि आपने सेल टैक्स में आपने रजिस्टर कैसे होना है। वो सेल टैक्स एक्ट 1990 ने उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर लेट डाउन किया है वहाँ पे। तो वो रजिस्ट्रेशन को डील करता है। इस तरह करते करते आपके जो है वो टोटल चैप्टर जो है वो 10 चैप्टर्स हैं और आपके सेक्शंस जो हैं वो 75 सेक्शंस हैं। और आखिरी जो इसमें है वो मिसलिनियस है। उसमें मिसलिनियस प्रोविजंस है जो स्पेसिफिक नहीं है किसी भी सेक्शन के साथ। तो ये चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके पास कौन से हैं और वो कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो डील कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएं तो हमारे पास जो है वो स्केड्यूल्स की बात होती है कि सेल टैक्स एक्ट जो है उसमें कितनी स्केड्यूल्स हैं। तो अभी जो है वो टोटल मिला के हमारे पास 12 स्केड्यूल्स हैं सेल टैक्स एक्ट में। और ओरिजिनली जब सेल टैक्स एक्ट आया था 1990 में तो उस टाइम जो है इसमें 7 स्केड्यूल्स थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें मुख्तलिफ स्केड्यूल्स जो है वो इंसर्ट हुए
और मुख्तलिफ स्केड्यूल जो हैं वो उसको ओमिट किया गया। अगर आप देखें इस टाइम जो है टोटल कोई 3 से 4 स्केड्यूल जो है वो इफ़ेक्टिव भी हैं और इन्फोर्सेबल भी है। आपका फर्स्ट स्केड्यूल जो है वो फाइनेंस एक्ट 1997 जब आया था तो उसमें उसको ओमिट किया गया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही, तो उसकी चेंजेस हुई और फाइनेंस एक्ट 1997 ने उसको ओमिट कर दिया। इसी तरह आपका सेकंड स्केड्यूल जो है वो भी फाइनेंस एक्ट 1997 में ओमिट हो गया था। मेन जो हमारे पास स्केड्यूल है वो है थर्ड स्केड्यूल। नॉर्मली जो है हम जितनी भी गुड्स हम परचेज कर रहे होते हैं, जो टैक्सेबल गुड्स होती है, उसके ऊपर जो 17% ऑफ द सेल टैक्स रेट अप्लाई होता है, वो नॉर्मली आपका थर्ड स्केड्यूल में जो गुड्स आ रहे होंगे उसी के ऊपर ही होता है। तो एक जनरल स्केड्यूल है, इसमें बहुत सारी जो है वो कमोडिटीज़ भी हैं, इसमें हमारे डे टू डे रूटीन की चीज़ें हैं जो कि थर्ड स्केड्यूल में आ रही हैं। अगर आप सेल टैक्स एक्ट को फर्दर अगर आप उसमें आप थर्ड स्केड्यूल आप देखें तो उसमें बहुत सारी आइटम्स हैं जो कि उसमें फॉल कर रही हैं और उस पर जो है 17% जो है उस पर टैक्स है। अब 17% जो है वो किस वैल्यू पे लगता है, तो उसमें सबसे पहले जो सेल टैक्स एक्ट ने बात की है वो ये है कि आपकी जो टैक्सेबल सप्लाईज़ हैं, जो रजिस्टर्ड पर्सन उसको सेल आउट कर रहा होता है, तो उसके ऊपर जो है वो 17% है, मतलब वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज। और दूसरा ये है कि अगर आप पाकिस्तान में कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल या प्लांट एंड मशीनरी है या इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ है जो कि आप पाकिस्तान में आप इंपोर्ट कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट टू सेल टैक्स है, तो उसके ऊपर भी 17% आपका GST लगेगा। एक चीज़ आपको जो है वो मैं क्लियर कर दूं कि जब आप पाकिस्तान में जब आप सेल आउट करते हैं, कोई भी टैक्सेबल एक्टिविटी आप करते हैं, तो उसके ऊपर तो 17% तो फ्लैट है ही है। उसके अलावा जो है एक 3% का जो है वो एक फर्दर टैक्स के नाम से GST लगता है। और जब भी आप किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को आप सेल करते हैं तो आपने वहाँ पे 17 की जगह आपने 20% वो आपने चार्ज करना होता है। तो ये एक मेजर उसमें है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड को आप सेल करेंगे तो वहाँ पे आपको एडिशनली 3% जो है आपने चार्ज करना होगा। इसी तरह जब बात करें फोर्थ स्केड्यूल की, तो वो भी जब फाइनेंस एक्ट 1998 आया था तो फोर्थ स्केड्यूल को ओमिट किया गया। फिफ्थ स्केड्यूल जो है इसमें वो गुड्स शामिल हैं जो कि ज़ीरो रेटेड है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस पे टैक्स नहीं है, इस पे बिल्कुल टैक्स है, लेकिन टैक्स का जो रेट है वो ज़ीरो रेटेड है। इसको अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो फूड की आइटम्स है, जिस तरह पानी की बोटल्स हैं, मिनरल वाटर है, कुछ फूड स्टफ्स हैं, वहाँ पे भी वहाँ पे चूँकि GST नहीं है, वहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स है, वेट, तो वहाँ पे जाके वो भी ज़ीरो रेटेड ही होते हैं। तो रेट तो उसके ऊपर है लेकिन ज़ीरो है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी आगे जाके नहीं बनती। सिक्स स्केड्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें फिर आगे दो टेबल्स है। उसमें एक टेबल जो है वो इंपोर्ट को डील करता है और दूसरा टेबल जो है वो लोकल सप्लाईज को डील करता है। सिक्स स्केड्यूल जो है वो मेनली उन गुड्स को डील करता है जिसमें आपके पास लाइव एनिमल्स आ गए, आपके पास एडिबल ऑयल आ गया, कॉटन सीड्स, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं। इसमें आपके पास ऐसी मशीनरी जो कि जदीद मशीनरी है और पाकिस्तान में जो है वो फॉर द फर्स्ट टाइम आपके पास आ रही है, या आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो भी आपके पास सिक्स स्केड्यूल में है और इस स्केड्यूल में जितनी भी गुड्स होंगी वो आपकी सेल टैक्स से एग्जेम्प्ट होंगी। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी टाइम इससे कोई भी गुड्स उठा के एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए या मतलब उसको एक परमानेंट यहाँ से उठा के थर्ड स्केड्यूल ऑफ गुड्स में ले जा सकती है, जिसपे अगेन 17% GST लगेगा। या ये हो सकता है कि थर्ड स्केड्यूल से उठा के वो सिक्स स्केड्यूल में डाल दे और उसको जो है एग्जेम्प्ट कर दे एक ख़ास पीरियड के लिए। तो मतलब इसी तरह के सर्कुलर्स वगैरह आते हैं कि एक स्केड्यूल से उठा के दूसरे स्केड्यूल में डाल देते हैं, दूसरे से उठा के उसको तीसरे में डाल देते हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट की और FBR की उस पर है, पॉलिसी पे है कि उनकी क्या पॉलिसी है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका सेवन स्केड्यूल है वो भी जब फाइनेंस एक्ट 1997 आया था उसमें ओमिट हो गया था। एट स्केड्यूल जो है वो भी स्पेशलाइज रेट्स को डील करता है, हर कैटेगरी के अगेंस्ट जो है वो एक स्पेशल रेट है। और इसमें मेन जो आपकी गुड्स फॉल करती हैं उसमें सीड्स हैं, एडिबल्स हैं, और इसमें जो आपकी लोकली असेंबल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी,
तो वो जो है वो इसमें फॉल करेंगी। अभी एड स्केजूल जो है वो इस फेज़ में है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें भी होनी है, तो बहुत सारी प्रोविजंस अभी इसकी ओपन है और टाइम टू टाइम जो है इसमें चेंजेस हो रही हैं। तो इसमें कोई फ्लैट रेट नहीं है और हर कैटेगरी के अगेंस्ट जो है वो एक स्पेशल रेट जो है वो एफपीआर ने दिया हुआ। इसी तरह अगर हम नाइन्थ स्केजूल की हम बात करें तो नाइन्थ स्केजूल जो है वो स्पेसिफिकली अभी ये 2018-19 में जाके हुआ और इसमें जो मेन डील जो कर रहे हैं वो सेलुलर फ़ोन को डील कर रहे हैं। जो भी लोग इंपोर्ट कर रहे हैं सेलुलर फ़ोन को, या वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं या वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए लेके आ रहे हैं, तो सेलुलर फ़ोन के ऊपर जो जीएसटी होगा, जो सेल टैक्स होगा, वो सेलुलर फ़ोन को देख रहा होता है। और इसमें जो रेट होगा वो फ्लैट रेट है और उसमें जो भी वैल्यू ऑफ द फ़ोन होगी डॉलर वैल्यू होगी, तो स्लैब्स हैं मुख्तलिफ और हर स्लैब के अगेंस्ट जो है वो एक फ़िक्स रेट है। अगर हम टेंथ स्केजूल की हम बात करें तो टेंथ स्केजूल जो है वो स्पेसिफिकली आपके ब्रिक्स को देख रहा होता है और जितना भी आपका स्क्वायर फीट बनता है तो उस हिसाब से एक फिक्स रेट लगा हुआ है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करें तो हमारे पास 11 स्केजूल है। 11 स्केजूल एज इट इज़ एज सच आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई टैक्स से रिलेटेड है, लेकिन जो 11 स्केजूल है उसमें नॉर्मल विद होल्डिंग एजेंट की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जिक्र है कि एक विद होल्डिंग एजेंट ने कितना सेल टैक्स डिडक्ट करना है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसमें नॉर्मल जो है इस टाइम जितना भी आपको जीएसटी चार्ज होता है तो उसका 1/5 जो है विद होल्डिंग एजेंट अपने पास विद होल्ड करता है और बाकी 4/5 जो है वो उनको पे कर रहा होता है। इसी तरह की जो है वो 1/10 भी है। डिपेंड करता है कि आप किससे आप परचेजिंग कर रहे हैं, वेदर वो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, या वो मैन्युफैक्चरर है, या वो उसकी कोई रिटेल की शॉप है। तो वो अगेन वो डिपेंड करता है कि आप परचेजिंग किससे कर रहे हैं। और जब उसकी विद होल्डिंग होती है तो वो अगेन डिपेंड करता है कि आप विद होल्डिंग किससे कर रहे हैं, उसका टैक्स पेयर का स्टेटस क्या है, वो फाइलर है, नॉन फाइलर है। अगर तो फाइलर है तो फिर आप उससे 1/5 काट रहे हैं या 1/10 उससे काट रहे हैं। अगर वो नॉन फाइलर है तो वहाँ पे जाके आप उससे जो है वो जितना भी उसके इनवाइस के ऊपर सेल टैक्स होगा वो सारा का सारा आप उससे विदहेल्ड करते हैं। इसी तरह अगर जिससे आप परचेजिंग कर रहे हैं और वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ पे भी आप जो है जितनी अमाउंट आपके पास आ रही है इनवाइस के ऊपर, अगर तो शो हो रही है तो आप वहाँ से उससे डिडक्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ से शो नहीं हो रही तो जो वैल्यू उन्होंने दी है उसका वर्क बैक कर लें, उसमें से जितना जीएसटी आ रहा होगा वो जीएसटी आप विदहेल्ड करके सारा का सारा अपनी एफबीआर के पास जमा करना होता है। इसी तरह आपका 12th स्केजूल है। 12th स्केजूल जो है वो डिटरमिन करता है आपकी जो मिनिमम वैल्यू एडिशन है उसको डिटरमिन करता है। और इसका मतलब ये है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने एक चीज़ परचेज़ की है और उसमें अगर उसकी कोई वैल्यू एडिशन की है तो उस वैल्यू एडिशन के ऊपर जो मिनिमम वैल्यू होगी टैक्स की वो 12th स्केजूल आपका देख रहा होता है। और नॉर्मली जो है वो ये नोटिफाइड नहीं होता। जब जब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है थ्रू गज़ट, तो वो हर चीज़ पे जो है वो कैटेगोरिकली उसमें सर्कुलर के थ्रू बता देते हैं कि इस चीज़ के ऊपर जो है वो इसकी इतनी मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स है और इस पर जितनी वैल्यू एडिशन हुई है उस हिसाब से आपने इस पर टैक्स जो है लगाना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। एक बर्ड आई व्यू था, एक छोटा सा एक ओवरव्यू था। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनको नहीं पता होता कि सेल टैक्स एक्ट 1990 जो है उसमें कौन से गुड्स ऐसे हैं जिनको हमने इस पर टैक्स लगाना है और कौन से ऐसे हैं जिसमें हमने टैक्स नहीं लगाना। तो जब भी ऐसी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप जो है उसके स्केड्यूल्स को देखें और